हे गाइस। इस वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाला जो अपना पोर्शन है अपने कोर्स का वो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली आपके दो चैप्टर्स आएंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बाहर ही हो, एक ना एक एलिमेंट इसमें बाहर का इंक्लूड ज़रूर होगा। तो चैप्टर 5 जो है आपका वो एफडीआई से डील करता है, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड जो चैप्टर 6 है आपका वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेट करता है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, कैसे ये चीज़ें फंक्शन करती हैं और इनमें क्या क्या होता है। सो दिस फर्स्ट वीडियो इज़ बेसिकली बेसिक वीडियो जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एंड अपन उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे पहले, विच इज़ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपन जो चैप्टर है वो एंड में करेंगे। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नोट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो प्लीज़ टेक योर कॉपी एंड लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं आपको पहले एफडीआई और ओडीआई दोनों की स्पेसिफिकली मीनिंग समझा देता हूँ और बेसिक करा देता हूँ। उसके बाद अपन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला पोर्शन है दैट इज़ एफडीआई, और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज़ ओडीआई। ये इसके जो है ये दो मेन पार्ट्स होते हैं, एफडीआई और दूसरा वाला ओडीआई। जो एफडीआई है दैट स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड जो आपका ओडीआई है दैट स्टैंड्स फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें दोनों के आप फुल फॉर्म देखो तो पहले वाले का लिखा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरे वाले का लिखा हुआ है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें कॉमन क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों जगह इन्वेस्टमेंट्स ही हो रहे हैं। जो अलग बात है वो है यहाँ पर फॉरेन ये, और यहाँ पर ओवरसीज। तो जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो एफडीआई का मतलब होता है अगर कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई बाहर की एंटिटी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया के अंदर, यानी उनका टारगेट क्या है? ये उनका टारगेट है, ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी ये अपना पैसा जो है ये इंडिया के अंदर लगाना चाहते हैं। तो इसको बोला जाता है एफडीआई, क्योंकि बाहर से कोई एंटिटी आ रही है जो अपना पैसा इंडिया के अंदर लगाएगी और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसी का ही उल्टा जो होता है वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई इंडियन एंटिटी है और ये अपना पैसा कहाँ लगाना चाहती है? अब्रॉड में। ये इनका टारगेट रहता है। और ये अपना पैसा अब्रॉड में इन अपने बिजनेस में ये लोग अपना पैसा लगाते हैं। तो दोनों के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में होता है, बाहर की एंटिटीज़ आकर इंडिया के अंदर पैसा लगाती हैं, अपना बिजनेस सेटअप करती हैं। और वैसे ही ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इंडियन एंटिटीज़ जो हैं इंडिया के बाहर अपना बिजनेस सेटअप करती हैं या अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आती है वो है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आप किस तरीके से इसको इन्वेस्ट करेंगे, ये दोनों में कॉमन है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी दो रूट्स होते हैं, यानी दो तरीके हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किन दो रूट से कर सकते हो, ये हैं इनके रूट्स। ROOTS वाला रूट्स नहीं, ROUTES वाला रूट्स, यानी रास्ते। किन दो रास्तों से आप कर सकते हो? पहला इसमें होता है ऑटोमेटिक रूट, और यहाँ दूसरा रास्ता होता है अप्रूवल रूट।
एज द नेम सजेस्ट, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो है आपका काम ईजी तरीके से हो जाएगा। अप्रूवल रूट में क्या होता है, आपको हर चीज़ के अप्रूवल्स लेना ज़रूरी है। ऑटोमेटिक रूट में आप क्या करते हो, सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपको पता ही है, आपने फेमा में पढ़ा है कि आप जो भी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करोगे वो एडी बैंक के थ्रू करोगे, ऑथराइज डीलर बैंक या फिर ऑथराइज पर्सन के थ्रू आप करोगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको एडी बैंक से करना है, और वो भी कैटेगरी 1 बैंक से करना है। एडी बैंक की कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ये किन कैटेगरी से डिवाइड होता है, दैट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर यू टू स्टडी एट दिस लेवल। इनका कैटेगराइजेशन कॉम्प्लेक्स तरीके से किया जाता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ऑटोमेटिक रूल में सिर्फ इतना होता है, आप जो अपना फॉर्म है, भले ही ये एफडीआई का फॉर्म हो या ओडीआई का फॉर्म हो, जो भी फॉर्म आप करना चाहते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, ये फॉर्म सिर्फ आपको आपको एडी कैटेगरी बैंक के पास सबमिट करना है। फिर आगे का ट्रांजैक्शन वो अपने एंड पर देखेंगे, जो भी उनको करना है, जो भी चाहिए रहेगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ वो खुद करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपसे मांग लेंगे, लेकिन आगे का सारा प्रोसेस ही एडी बैंक अपने आप करेगा। जो अप्रूवल रूट में जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी है, यानी ओडीआई हो या एफडीआई हो, इसमें आरबीआई का अप्रूवल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये अप्रूवल कैसे होगा, जो एंटिटी है इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो क्या करेगी, अप्रोच करेगी ऑथराइज डीलर बैंक को, एडी 1 बैंक। आप अपनी सारी चीज़ें इनको सबमिट करोगे, ये एडी बैंक आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास फॉरवर्ड कर देगा फॉर अप्रूवल। अगर सब कुछ ठीक रहा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन वापस इस एडी बैंक को दे देगा। आपसे इस अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं, और वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का काम नहीं होगा। तो ये अप्रूव्ड एप्लीकेशन, आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, इट विल बी फॉरवर्डेड टू द एडी कैटेगरी 1 बैंक, एंड देन एडी कैटेगरी 1 बैंक जो है आपका आगे का फॉर्म को प्रोसेस करेगा। तो दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल। ऑटोमेटिक रूट में आपको अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है आरबीआई के थ्रू, आप सिर्फ एडी कैटेगरी बैंक को अप्रोच करो, अपना फॉर्म सबमिट करो, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया और यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं उस स्पेसिफिक फॉर्म के साथ आपको एडी कैटेगरी 1 बैंक को देना पड़ेगा, एंड आगे का प्रोसीजर जो भी है वो एडी बैंक अपने आप करेगा। और अप्रूवल रूट के अंदर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी है। इस केस में आप एडी बैंक को अप्रोच करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एडी बैंक जो है आपका एप्लीकेशन आरबीआई के पास फॉरवर्ड करेगा, आरबीआई सारी चीज़ें चेक करने के बाद अप्रूव्ड एप्लीकेशन वापस एडी बैंक को भेजेगा, और फिर एडी बैंक आगे की प्रोसेस करेगी। क्लियर हुआ? बहुत ही ईजी है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। यहाँ पर अपन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। दो टाइप के होंगे, दैट इज़ एफडीआई एंड ओडीआई। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई बाहर का इंसान इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो एफडीआई के अंदर इन्वेस्ट करेगा। एंड ओडीआई स्टैंड्स फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कोई इंडियन एंटिटी अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो ओडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो है इनके रूट्स। दो टाइप के रूट्स होते हैं, दो रास्ते होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रास्ता और एक होता है अप्रूवल का रास्ता। ऑटोमेटिक रास्ते में सारी चीज़ें अपने आप ही होंगी, आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन एडी बैंक के पास जाके सबमिट करना है, एडी बैंक उसके बाद आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी अपने आप ही। और अप्रूवल रूट में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल रूट में आपको पहले एडी बैंक को जो है अपना एप्लीकेशन पूरा भरा हुआ देना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन एडी बैंक जो है आरबीआई के पास भेजेगा फॉर अप्रूवल, और आरबीआई का अप्रूवल मिलने के बाद अप्रूव्ड एप्लीकेशन जो है वो एडी बैंक को भेज दी जाएगी, और फिर एडी बैंक उसको आगे प्रोसेस करेगा, तब जाके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर रहा हो। ये इन दोनों चैप्टर्स का बेसिक है। अब अगर अब ये क्लियर हो गया हो देन वी शैल मूव फॉरवर्ड एंड अपन अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑन ओडीआई विच इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर कोर्स, जो अपन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब अपन ओडीआई को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब आप ओडीआई की बात करते हो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे पहली बात तो ओडीआई की जो पॉलिसी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर इंडियन एंटिटी को अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटी इन अब्रॉड, तो अगर इसको बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको किस तरीके से करना पड़ेगा? बाय द नेचर ऑफ जेवी और डब्ल्यूओएस, यानी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी। ये दो तरीके हैं जिससे इंडियन एंटिटी जो है वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, आइदर इन अ जॉइंट वेंचर और अ होली ओन्ड सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब कोई दो एंटिटीज़ एक साथ आ जाती हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और जब तक वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तब तक वो साथ में रहते हैं, जब पर्पस ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अलग अलग हो जाते हैं। या तो फिर होली ओन्ड सब्सिडरी, जब आप होली ओन्ड सब्सिडरी की बात करते हो तो वो आपकी कंप्लीट सब्सिडरी होनी चाहिए, यानी आपके अंडर होनी चाहिए, मैक्सिमम कंट्रोल जो है उसमें आपका होना चाहिए, और उस हिसाब से वो होली ओन सब्सिडरी कहलाएगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन वही पढ़ेंगे कि आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किन एरियाज़ में कर सकते हो, कौन से रूट्स के अंदर कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, और कहाँ से आप पैसा अरेंज कर सकते हो, क्या स्पेशल सर्विसेज हैं जिनके लिए आपको स्पेशल अप्रूवल्स की ज़रूरत है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें अलग अलग कंप्लायंसेस की ज़रूरत है, तो वो अपन सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस इन ए जेवी और डब्ल्यूओएस में आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो भी मनी आप इनके अंदर इन्वेस्ट करोगे, यहाँ पर उसको बोला जाता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। यहाँ पर उसको बोला जाएगा फाइनेंशियल कमिटमेंट। आई होप ये क्लियर रहा हो। अपन इस चैप्टर में ओडीआई की बात करेंगे विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडियन एंटिटी अब्रॉड, यानी बाहर के देशों में अगर कोई इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट कैन बी इन टू फॉर्म्स, दैट इज़ आइदर थ्रू अ जॉइंट वेंचर और अ होली ओन सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर का मतलब जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो जॉइंट वेंचर भी ख़त्म कर दिया जाता है। या फिर होली ओन सब्सिडरी, जो कि आपकी कम्प्लीटली ओन्ड, खुद की ओन की भी सब्सिडरी होगी। यहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट के नाम से जाना जाता है। ये टर्म जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट, इसको याद रखिएगा। आई होप क्लियर हुआ हो ओडीआई का बेसिक। अब अपन नोट्स पे मूव ऑन करते हैं, अपन नोट्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंडियन एंटिटी इन्वेस्टमेंट, और ब्रैकेट में लिखा है फाइनेंशियल कमिटमेंट। मैंने कहा ही था जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट कहा जाता है, इन अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर और अ होली ओन्ड सब्सिडरी। इसके बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे आप खुद सोचो। अगर आप इंडिया से बाहर कहीं अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हो तो वो इन्वेस्टमेंट डालने के बाद क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको ग्लोबलाइजेशन मिल जाएगा, यानी आपको इंडिया के बाहर भी कहीं प्रेजेंस मिलेगी, एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, मार्केट का एक्सेस ईजिली आपको मिल जाएगा। तो बाहर कहीं जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी खोलने का मतलब है कि आपकी प्रेजेंस उस मार्केट में हो जाएगी। अब वहाँ के प्लेयर्स भी आपको फॉर वर्क अप्रोच ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बेनिफिट है वो है ग्लोबल मार्केट एक्सेस।
दूसरा, इम्प्रूव्ड ब्रांड इमेज। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर आपकी इंटरनेशनल प्रेजेंस है तो एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स जो कि सिर्फ अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में क्या आपकी ब्रांड इमेज इम्प्रूव हुई है? ऑफ कोर्स हुई है, बिकॉज आपका मल्टी कंट्री प्रेजेंस है। तो एमएनसीज जिसे कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उनका मल्टीपल कंट्रीज़ में प्रेजेंस होता है, इसलिए उनकी ब्रांड इमेज भी हाई होती है। देयरफॉर इट लीड्स टू इम्प्रूव्ड ब्रांड इमेज। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम खुद चाहेंगे कि हम यहाँ से जो हमारा लोकल स्टाफ है उन्हीं में से ही कुछ लोगों को पहले बाहर रिक्रूट करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये काम करता है। इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट ऑब्वियसली अगर आप बाहर के देशों में अपनी एंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उससे आपको इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। हो सकता है कुछ स्किल सेट ऐसा हो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन वहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है कुछ रिसोर्सेज ऐसे हों जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी मौका आपको मिलता है। एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल, सिंस यू हैव एन इंटरनेशनल प्रेजेंस यू हैव एक्सेस टू द लोकल मार्केट्स एज वेल, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स का एक्सचेंज भी आप कर सकते हो। कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है इंडिया में ना मिले और बेहतर तरीके का रॉ मटेरियल हो सकता है वहाँ पर मिलता हो, तो आप एक्सचेंज ऑफ रॉ मटेरियल भी कर सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल, सिंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बेसिस, तो टेक्नोलॉजी और स्किल का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज भी जो है वो बहुत इजीली किया जा सकता है अगर आपकी ग्लोबल प्रेजेंस है तो। ये हैं इनके बेसिक बेनिफिट्स जो आप जनरल थिंकिंग से भी पता लगा सकते हो कि ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो क्या रहे होंगे। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये 3 इसमें मेन डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंडियन पार्टी, जॉइंट वेंचर एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। इंडियन पार्टी कौन होगा, अपन यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं, इंडियन एंटिटी। इंडियन पार्टी इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, आइदर इट इज़ अ कंपनी or it is a body of individuals or a partnership firm as per Indian Partnership Act 1932 or limited liability partnership as per the LLP Act 2008, making an investment in joint venture or wholly owned subsidiary abroad. Joint venture का मतलब it means a foreign entity formed, registered or incorporated in accordance with the laws and regulations of the host country. Host country मतलब जहाँ पर आप investment करना चाहते हो, यानी टारगेट। जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहाँ पर आपका टारगेट है, किस कंट्री में करना है, वो होस्ट कंट्री कहलाती है। इन विच द इंडियन पार्टी मेक्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जॉइंट वेंचर के बारे में यही कहा गया है, इट इज़ अ फॉरेन एंटिटी दैट इज फॉर्म, रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। जैसा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है इन्वेस्टमेंट रूट्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट रूट्स मैंने आपको बताया ही कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप्रूवल और एक होता है ऑटोमेटिक। अप्रूवल रूट में आपको जो है वो आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है और ऑटोमेटिक रूट जो है आपके लिए वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक माना जाता है, यानी उसमें आप सीधा अपने ऑथराइज डीलर बैंक के पास जाइए, अपना फॉर्म सबमिट करिए और आगे का प्रोसेस जो है आपका एडी बैंक अपने आप कैरी आउट करेगा। लेकिन अप्रूवल रूट में क्या होता है, आप जाएंगे अपने एडी बैंक के पास, वो आपका फॉर्म भरेंगे, मतलब आपसे फॉर्म भरवाएंगे जो फॉर्म है ओडीआई वो, और उसके साथ जो एप्लीकेशन होगी वो जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई आपका फॉर्म चेक करेगा, उसको अप्रूव करेगा और फिर वापस आपके एडी बैंक को भेजेगा और आगे का ट्रांजैक्शन उसके बाद होगा। तो दो इन्वेस्टमेंट रूट्स हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट जिसके अंदर क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट्स मेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट डू नॉट require the prior approval of the RBI. Transaction can be done through the AD bank यानी authorized dealer bank. Form ODI to be submitted to the AD1 bank. सीधा जो है एडी कैटेगरी बैंक ही जो है आपका काम कर देगा। अप्रूवल रूट में क्या है, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड अंडर द अप्रूवल रूट, दे रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, दे रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI. A special application in Form ODI is to be submitted to the AD1 bank, which shall then be forwarded to the RBI for the approval. समझ में आया?
एडी बैंक के पास आप अपना एप्लीकेशन दोगे और एडी बैंक उस एप्लीकेशन को जो है वो आगे आरबीआई के पास फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक आता है वो है फाइनेंशियल कमिटमेंट, कि फाइनेंशियल कमिटमेंट जो आप करोगे यानी बाहर आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट बोला जाता है। तो वो किस तरीके से और किस फॉर्म में होगी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, अपन फाइनेंशियल कमिटमेंट की जो है डेफिनेशन अब करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब है क्या इन्वेस्टमेंट करी, किस फॉर्म में जो है आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इसके अंदर क्या क्या आपने इंक्लूड किया है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आता है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट इसमें क्या क्या आएगा, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स और द सीसीपीएस। अगर आपने कोई अमाउंट इक्विटी शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट किया है तो वो आ जाएगा, या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं। सीसीपीएस का मतलब है कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जितना भी अमाउंट आपने इक्विटी शेयर्स या सीसीपीएस में इंक्लूड किया है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट में आ जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख डॉलर्स के जो हैं शेयर्स खरीदे हैं तो ये पूरा 1 लाख डॉलर्स जो है मेरा ये फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ अदर प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मैंने अदर प्रेफरेंस शेयर्स में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। नॉर्मली ये जो अदर प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसको एज अ लोन माना जाता है बुक्स के अंदर। तो अब मान लीजिए मैंने $20,000 जो है वो अदर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी तो इसको भी फाइनेंशियल कमिटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज़ गिवन, अगर मैंने इनको कोई लोन दिया हुआ है तो वो भी इसमें आ जाएगा। मान लीजिए इस केस में मैंने 50,000 का जो है वो लोन इनको दे दिया तो ये भी मेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट में माना जाएगा। 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी अदर देन परफॉर्मेंस गारंटी, ये वाली जो गारंटी है ये बैंक को कवर करने के लिए दी जाती है। कैसे होगी ये, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे होगा। मान लीजिए कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है। अब इसने जो है लोन ऑब्टेन किया और फिर इसने अप्रोच किया इंडियन बैंक को टू कवर अप दिस लोन, और इंडियन बैंक से इस लोन को कवर करने के लिए इन्होंने गारंटी मांगी। ठीक है, इंडियन बैंक ने कहा कि चलिए हम आपके बिहाफ पर जो है वो गारंटी तो दे देंगे, लेकिन हम गारंटी देंगे इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी गारंटी नहीं डूबेगी। मतलब हम खुद को भी तो सिक्योर करेंगे ना, तो फ्री में तो गारंटी देंगे नहीं, हम इसके बदले आपसे कुछ तो कोलैटरल मांगेंगे। तो इस इंडियन बैंक को सिक्योर करने के लिए जो आप हो जो अब ओडीआई करना चाहते हो, आपने जो है इनके बिहाफ पर आपने यहाँ पर गारंटी दे दी कि हम यहाँ पर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ आपको गारंटी देने को तैयार हैं, और आपने अपने इनके बिहाफ पर इस इंडियन बैंक को गारंटी दे दी। याद रखिएगा यहाँ पे एज अ कोलैटरल आपने गारंटी दी है तो वो यहाँ आ जाएगा। इस केस में मान लीजिए $20,000 की आपने यहाँ पे गारंटी दी, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ बैंक गारंटी। और ये वाली जो बैंक गारंटी है ये डायरेक्ट है, तो ये वाली अगर मैं बैंक गारंटी आपको समझाऊं तो ये वाली कैसी होगी, कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है, इसने डायरेक्ट ही अप्रोच किया इंडियन बैंक को, इंडियन बैंक से बोला फॉर लोन कि आप हमें लोन दे दो। इंडियन बैंक ने बोला कि हाँ हम लोन देने को तैयार हैं, तो आप हमें इस लोन के बदले में कोई सिक्योरिटी दे दो। तो आप जो हो इंडिया में ही हो, आपने इनको सिक्योरिटी दे दी,
एज अ बीजी। तो ये वाली जो बीजी है इसका भी 100% अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए इस केस में ये हो गया $30,000। ठीक है। अब जो लास्ट आता है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो जब आप परफॉर्मेंस गारंटी की बात करते हो, परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब होता है टू कवर द रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मेंस to cover the risk of non-performance of contract। कि अगर आपने कल को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो हमको तो नुकसान हो जाएगा। तो एक तरीके से आप हमें परफॉर्मेंस गारंटी इशू करो कि अगर कल को कुछ हुआ तो ये परफॉर्मेंस गारंटी इस्तेमाल करके हम जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लॉसेस को कवर कर सकते हैं। तो जितने भी अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी होगी ना उसका 50% अमाउंट ही हम फाइनेंशियल कमिटमेंट मानेंगे। मान लीजिए अगर परफॉर्मेंस गारंटी यहाँ पर जो है वो $1 लाख की होगी, तो हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट मान के चलेंगे वो सिर्फ $50,000 तक का ही मान के चलेंगे। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो आपको आरबीआई की परमिशन लेना कंपलसरी है। अब जो यहाँ पर मैंने जितनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स लिया है, तो मुझे अगर मेरा टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट निकालना होगा तो कितना आएगा? 1 लाख, 1,20,000, 1,70,000, देन इट इज़ 1,90,000, then 2,20,000 एंड 2,70,000 यूएस डॉलर्स तक का यहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियल कमिटमेंट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर रहा हो। मुझे लगता है आपको जहाँ तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है वो परफॉर्मेंस गारंटी के अंदर हो सकती है, तो घबराइएगा मत। परफॉर्मेंस गारंटी सिर्फ वो होती है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को अश्योर करा दे कि कल को अगर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं भी हो पाता है, मान लीजिए ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं परफॉर्म कर पाए आप दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट को या कोई भी एक, तो परफॉर्मेंस गारंटी जो है उसको इनकैश कर लिया जाएगा। तो जितना भी परफॉर्मेंस गारंटी का अमाउंट होगा ना उसका 50% तक का अमाउंट वो फाइनेंशियल कमिटमेंट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 50% क्यों ले रहे हैं? बिकॉज परफॉर्मेंस गारंटी इज़ हाईली अनलाइकली, इसलिए यहाँ पर 50% का अमाउंट लेकर चलते हैं। एंड प्लस परफॉर्मेंस गारंटी जो होता है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ब्रीच ऑफ अदर पार्टी एज वेल। तो दोनों पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होता है, इसलिए उसको 50% अमाउंट लेकर चलते हैं एज पर द रूल्स ऑफ द ओडीआई पॉलिसी। आई होप ये क्लियर रहा हो। कोई भी इसमें दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, एनी टाइम आई एम अवेलेबल। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है परमिसिबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग ओडीआई। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है आप ये बताओगे कि जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो ना उसका पैसा कहाँ से लाओगे। ये आपको इस टॉपिक के अंदर बताना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसका अमाउंट या उसका पैसा जो है वो आप कहाँ से लेकर आओगे। तो सबसे पहला जो है इसमें लिखा है ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एडी बैंक इन इंडिया। बहुत सिंपल है, अपने एडी बैंक को अप्रोच करो, उसको आईएनआर दो और उससे जो है बदले में यूएस डॉलर्स ले लो। सिंपल सीधा कैश एक्सचेंज या जो भी है वो हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड वाला क्या कहता है? Swap of shares with reference to the acquisition of shares of an overseas JV or wholly owned subsidiary by the exchange of shares of the Indian party। सिंपली यहाँ पर जो है शेयर्स का एक्सचेंज होगा। एक आपकी इंडियन पार्टी हो गई और एक आपकी फॉरेन एंटिटी हो गई, मतलब यूएस पार्टी मान लो। बहुत सिंपल है, इसमें ये लिखा है कि स्वैप कर लो शेयर्स का। इंडियन पार्टी ने अपने शेयर्स इसको दे दिए तो यूएस पार्टी ने उन शेयर्स के बदले में अपने शेयर्स एक्सचेंज कर लिए।
अदला बदली हो गई, एक हाथ से अपने शेयर्स ले लो और एक हाथ से अपने शेयर्स दे दो, इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर ड्यूज एंड अदर ड्यूज एंड एंटाइटलमेंट्स। एक्सपोर्ट्स का कैपिटलाइजेशन कैसे होगा, तो वो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से होगा। ये एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर है, ये जो इंडिया के अंदर है। इस एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स बेचे, देयर इज़ अ सेल ऑफ गुड्स फॉर $1 1 लाख, 1 लाख का जो बिल बना, क्योंकि हमने इनको गुड्स बेचे अपने और अपना जो बायर है वो यूएसए में है। तो ये एक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन हो गया। जो बायर है उसने बोला कि मुझे आपको 1 लाख रुपीज़ कैश देने हैं, लेकिन एट द मोमेंट मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ कैश, आई कैन नॉट पे यू $1 लाख एट प्रेजेंट। What I can do is, instead of paying you the cash, I can give you my shares of 1 लाख US डॉलर्स। आप मुझसे कैश मत लो, मैं आपको कैश के बदले शेयर्स दे देता हूँ, आपका पैसा वैसे भी मेरे पास पड़ा हुआ है, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू इन्वेस्ट। तो एक तरीके से उसने क्या कहा कि मैं आपको कैश नहीं देता, मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ, आप शेयर्स रख लो और जो आपका कैश पड़ा हुआ है उसको हम इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक तरीके से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कंपनी के अंदर। तो एक जो आपका बिल था वो भी हट जाएगा और जो कैश हमारे पास है हम उसको कैपिटलाइज कर लेंगे। तो ये जो पूरा होता है ये होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, प्रोसीड्स ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर लोन्स, कि मैंने लोन लिया पैसा और ये अब्रॉड से ही लेते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोला गया है, कि मैंने लोन लिया बाहर से अब्रॉड से और उसी लोन के पैसे को इन्वेस्ट कर दिया अब्रॉड में बाहर कहीं। तो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना जो होता है वो यहाँ पर होता है। और एफसीसीबी सबको पता ही है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये कल को जाकर जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप एफसीसीबी इशू करो, एफसीसीबी इशू करने के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उन पैसों से जो है आप बाहर इन्वेस्टमेंट कर लो। फिर इन एक्सचेंज ऑफ एडीआर और जीडीआर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फॉर द इशू ऑफ एफसीसीबीज एंड ऑर्डनरी शेयर्स, यही एफसीसीबीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। 1993 एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट मैटर। तो यहाँ पर एडीआर और जीडीआर के बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे, वो कैसे होगा यहाँ पर देखिए। एडीआर और जीडीआर एक्सचेंज, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और इंडियन कंपनी है। आपको एडीआर और जीडीआर जो है उसके बारे में पता होगा कि एडीआर जीडीआर में क्या होता है। अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर्स बाहर इशू करवाना चाहती है और बाहर के लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहती है अपनी कंपनी में, तो वो एडीआर या जीडीआर के थ्रू कर सकती है। आपका जो सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट लॉ, उसमें आप ये डिटेल में पढ़ेंगे कि एडीआर और जीडीआर होता क्या है। तो एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, जो अगर आपको अमेरिका से पैसे बोरो करने हैं या इन्वेस्टमेंट कराना है तो आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करोगे वहाँ के लोगों को। वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड रिसीट्स होते हैं, जिनमें अंडरलाइन जो बेसिक अंडरलाइन होता है वो इंडियन कंपनी के शेयर्स होते हैं। और अगर अमेरिका के बदले और किसी कंट्री में कराना है तो फिर वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन एक्सचेंज ऑफ एडीआर और जीडीआर। अब अगर यहाँ पर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर है जो एडीआर खरीदना चाहता है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर ने मुझसे बोला कि आप मुझे आपके एडीआर चाहिए, यानी इन्वेस्टमेंट करना है इंडियन कंपनी में। हमने बोला ठीक है आप एडीआर ले लो, पर इस एडीआर के बदले जो है, इस एडीआर के बदले जो है आप हमें पैसे मत दो, डोंट गिव अस द मनी, इट वुड बी बेटर इफ़ यू गिव अस योर शेयर्स। ठीक है, तो एक हाथ से हमसे एडीआर ले लो और दूसरे ही हमारे हाथ में आपके जो शेयर्स हैं वो हमें दे दो, तो एक तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इन एक्सचेंज ऑफ एडीआर और जीडीआर जो भी मुझे शेयर्स मिल जाएंगे वो मैं उसको एज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट अपने पास रख लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे बाहर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट मिल गया। ठीक है, तो एडीआर और जीडीआर को एक्सचेंज करने के बदले में आप पैसे के अलावा शेयर्स भी मांग सकते हो एज पर दी ओडीआई।
पॉलिसी। सिक्स्थ क्या है? बैलेंस हेल्ड इन द EEFC अकाउंट, दैट इज़ एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको फेमो में भी बताया था कि अगर आपको इंडिया में कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना है तो आप EEFC यानी एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। उसमें जो भी पैसा है उससे भी आप चाहो तो ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेवेंथ क्या है? प्रोसीड्स ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स रेस थ्रू ADR और GDR इशू। आपको मैंने अभी बताया ADR और GDR इशू के बारे में। उसमें पहले वाले में क्या हो रहा था कि ADR और GDR के बदले में हम कह रहे थे कि आप पैसे मत दो बट अब शेयर्स दे दो, लेकिन यहाँ जो लास्ट पॉइंट है इसमें इन्होंने क्या बोला कि ADR और GDR इशू करने के बाद जो आपके पास पैसा रेज होगा, ऑब्वियसली अगर आप ADR GDR दे रहे हो तो आप इससे बदले में जो है पैसे लोगे, तो यहाँ पे मनी क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे मनी आपको मिलेगा और ये वाला जो मनी है इसको आप एज ODI इन्वेस्ट कर दो अब्रॉड में। ओके, आई होप क्लियर रहा होगा। ये है अपने 7 सोर्सेज जहाँ जहाँ से आप उन पैसे का इंतज़ाम कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए इस वीडियो में अपन अभी इतना ही कवर करते हैं। आई नो इट इज़ अ वेरी टेक्निकल चैप्टर फॉर यू बिकॉज आप भी ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं एंड इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प एवरीथिंग इन योर माइंड। टेक योर टाइम, रीड अबाउट इट, पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए एंड अपने डाउट्स क्लियर करिए। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। आई एम अवेलेबल एनी टाइम एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन इन द इन द लीस्ट टाइम दैट इज़ पॉसिबल फॉर मी। तो बेसिकली इसको आप अपने एंड पर अभी करिए, पूरा जितना भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उतना समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे करें, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज़ करें, कुछ भी छोड़िएगा मत। एंड उसके बाद अपन आगे इसको करते हुए चलेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है मॉड्यूल का, अपन को चैप्टर नंबर 5 भी करना है पर वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर and keep studying.